मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा इस हाल में मौजूद अपने सभी अलीग ख़वातीन व हज़रात से, भाइयों और बहनों से, सीनियर्स से। पहला तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस अब्र को जो बरस रहा था उसको इसी स्पिरिट में लिया कि ये तो अब्र है और हमारी दुआएं हैं कि ये अब्र हमेशा बरसता रहे। तो अब्र के बरसने को उन्होंने मुश्किल के बजाय सेलिब्रेट किया और तमाम मुश्किलात के बावजूद इस हॉल में जिस तरह से तशरीफ़ फरमा हैं आप सब और जिस तरह आप लोगों ने शिरकत की है, आप यकीन माने हम कबीना की तरफ से, एक्सकॉम की तरफ से तहे दिल से आप सब का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकें, क्योंकि जिस तरह से बारिश शुरू हुई थी और जिस तरह से वाटर लॉक्स हुए थे हमें बहुत ही तशवीश हो गई थी। लेकिन शुक्रिया अदा करने के सिलसिले में आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे सीजी साहब ने अपनी वक्त की पाबंदी के हिसाब से, जबकि हम तवक्को कर रहे थे कि उनको काफ़ी दूर से आना और काफ़ी मुश्किलात हैं, लेकिन वो मेज़बानों से भी पहले तशरीफ़ लाए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खूने दिलो जिगर से है मेरी नवा की परवरिश, खूने दिलो जिगर से है मेरी नवा की परवरिश, है रगे साज में रवां साहिबे साज का लहू। ख्वातीन हज़रात, आज जिस हस्ती को हम जिसको याद करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये उनकी कुर्बानियों का ही नतीजा है कि आज एक बहुत बड़ी तादाद इज़्ज़त के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार पा रही है। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और उस उलुल इज़्म इंसान को और अपने उस मोहसिन की याद के इस जश्न को आगे बढ़ाएं, हमारा हमेशा की तरह ये फरीज़ा रहा है और ये रवायत रही है कि अपने अदब व एहतराम को हम बाकी रखते हुए जो हमारे सीनियर मोस्ट अलीग होते हैं, सबसे पहले हम उनकी दुआओं में इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा सदर साहब से कि सीनियर मोस्ट अलीग का अनाउंसमेंट किया जाए, ऐलान किया जाए, ताकि हम सब ये जान सकें कि यहाँ पे कौन हमारे सरपरस्त हैं और किन की दुआओं में ये जश्न आगे बढ़ने जा रहा है। जब तक कि ये इंतखाब होगा, मैं जानी भाई के हमारे मेहमान एजाज़ी हैं और वो 4 दिन पहले आ गए थे और तराने की प्रैक्टिस कराई थी। सर आपने यूं अब्र बरसाया है, यूं अब्र बरसाया है कि आज सब ने उस अब्र को पूरे तौर पे बरसते हुए देखा है। चूँकि ये इंतखाब होने में भी थोड़ा वक्त लगेगा, मैं अपने दोस्त, अपने कबीना के मेंबर, एक्सकॉम मेंबर फ़हद ज़िंजानी से दरख्वास्त करूँगा कि, बल्कि उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे मेहमानों को उनकी नशिस्तों तक पहुँचाया जाए। मैं अपने मुशीरान अज़ीज़ुर रब साहब से और नूरुद्दीन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारे सदर मोहतरम को उनकी नशिस्त तक पहुँचाएँ। आप सबकी ज़ोरदार तालियों में अतीक सिद्दीकी साहब, जिनकी मेहनत का नतीजा ये आज का जश्न है, जिनकी कैप्टनसी में ये टीम खेल रही है, जिनकी लीडरशिप में हम काम कर रहे हैं, आपके सामने अतीक सिद्दीकी साहब। इसके बाद मैं दरख्वास्त करूंगा बहुत इज़्ज़त व एहतराम से अपने मेहमान एजाज़ी जॉनी फॉस्टर साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और स्टेज पे जलवा अफरोज़ हों। अलीगढ़ का एक दौर है जॉनी फॉस्टर साहब, उनके बिना हमारा एक दौर पूरा नहीं होता है। आप सबके सामने जॉनी फॉस्टर साहब। अब मैं हरफ़े इल्तिजा पेश करना चाहूँगा बहुत इज़्ज़त व एहतराम के साथ हिज़ एक्सेलेंसी मिस्टर शाहिद आलम साहब से कि वो हमारे सदरान के साथ तशरीफ़ लाएँ, हमारे एक्स सदर, हमारे मुशीरान। ज़ोरदार तालियों में शाहिद आलम साहब। हाज़रीन, मुझे पता है कि आप लोग आज यहाँ पे
जो आपकी शिद्दत है जज्बात की, वो यकीनन जॉनी फॉस्टर साहब को सुनने का शौक़ है। मैं वादा करता हूँ कि आप सब से ज़्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा। प्रोग्राम को हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। ऑलरेडी थोड़ी ताख़ीर हो चुकी है, इसलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने दोस्त फ़हद ज़िंजानी से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और कलाम पाक की तिलावत फरमाएँ, ताकि उस बरकत में हम ये प्रोग्राम आगे बढ़ाएँ। सीनियर अली का अगर इंतखाब हो गया हो तो हम सीनियर अली को भी हम बुलाना चाहेंगे। जो सीनियर अली अपने को सबसे सीनियर मोस्ट समझ रहे हो, मेरी दरख्वास्त है कि वो अपना दावा पेश करें। रोल नंबर एक पैरामीटर होता है जो ये बताएगा कि उनका दावा पुख्ता है या उसको कोई सुपरसीड करेगा। जो हो चुका है वो नहीं होगा। अब एक ऐसे हमारे सरपरस्त हाथ उठा रहे हैं जो कद में भी लंबे हैं, और मुझे यकीन है कि शायद अब उनसे सीनियर, अभी हमारे पास जो सीनियर लीग की डेट ऑफ ज्वाइनिंग आई है वो है 1972। 1972 से पहले किसी ने अगर एएमयू ज्वाइन किया था, प्लीज़ अपनी नॉमिनेशन आगे करें। 1972 से पहले। कब क्या आपका? 1972 है इनका। 71 फरजान साहब कब क्या आपने कब ज्वाइन किया था? 71 में। 1971 हमारे पास आ चुके हैं। 1971 से पहले किसी ने अगर एएमयू ज्वाइन किया था, प्लीज रेज योर हैंड फॉर कैंडिडेचर। 1971 से पहले। 66 वाले रास्ते में है, इसलिए जल्दी से 71 वाले अपना दावा पुख्ता कर ले। ऑलराइट, हो गया। तो 1971, वो उधर हाथ उठा रहे हैं महफूज भाई। अच्छा, वो उससे भी पहले के माशाल्लाह। 1969। 1969। आइए महफूज साहब, आइए आइए। हमारे बहुत ही शफीक हमारे इलेक्शन कमिश्नर महफूज साहब, जिनकी दुआओं में ये काबीना बनी थी, 1969 के वो हमारे सीनियर अलीग हैं। हम सब बहुत इज्जत और एहतराम के साथ उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो स्टेज पे जलवा अफरोज़ हों, ताकि इस प्रोग्राम को हम बाकायदगी से आगे बढ़ा सकें। तशरीफ़ लाएं सर, आप सबकी ज़ोरदार तालियों में महफूज साहब। इस तरह स्टेज पे हमारे मेहमानान की फहरिस्त पूरी हो चुकी है, और अब बिना किसी ताक़ीर के मैं दरख्वास्त करूँगा फ़हद से कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल्मुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
इन्नल्लज़ीन कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल-यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। सदक़ल्लाहु अज़ीम। जज़ाकल्लाह फ़हद। इसके बाद रवायत की तरह हम अपने मेहमानों को गुलदस्ता पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले बस मैं इस्तकबाल करना चाहूँगा, हमारे बीच बैठे हुए हैं मतीउर रहमान साहब। चूँकि हम सब सर सैयद को उनके वारिसीन में से हैं, तो जो भी इल्म की राह में मेहनत करता है और जो इल्म का मिशन आगे बढ़ाता है, अमूबा जद्दा हमेशा उसकी काविशों को, उसका एहतराम करती है और उसके साथ चलने की कोशिश करती है। मैं मतीउर रहमान साहब का इस्तकबाल करता हूँ, क्योंकि वो एक यूनिवर्सिटी की तश्कील दे रहे हैं बिहार में, और हम सब की दुआएं हैं कि वो कामयाब हों। और ये मौजूद हैं, इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो इनके लिए हम लोग एक अलग प्रोग्राम करेंगे जिसमें इनकी कोशिशों को आपके सामने पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का सर। अब मैं दरख्वास्त करूँगा अपने बच्चों से, ये भी एक दरसगाह है जहाँ पे बच्चे अदब सीखते हैं और अपने बड़ों का इज़्ज़त और एहतराम करना सीखते हैं। आयशा, अदनान और ज़ैना से कि वो तशरीफ़ लाएँ गुलदस्तों के साथ। रफनाज भाई साथ आइए, साथ आइए, वो तशरीफ़ लाएँ और हमारे मेहमान खुसूसी हिज एक्सीलेंसी शाहिद आलम साहब को गुलदस्ता पेश करें। इसके बाद ईज़ान और मोहम्मद अहमद गुलों के साथ आएँ और हमारे बहुत ही शफीक मेहमान एजाज़ी एमयू की जान जनाब जॉनी फास्टर साहब के हुजूर में गुलों का गुलदस्ता पेश करें। सारा जैन और हामिद से दरख्वास्त है कि वो आएँ और हम सब के सीनियर अलीग जिनकी दुआओं में आज का ये प्रोग्राम चल रहा है, उनको गुलदस्ता पेश करें। आयशा अथर और हाजरा नस्र तशरीफ़ लाएँ और हमारे मोहतरम सदर मोहतरम की खिदमत में गुलों का गुलदस्ता पेश करें। ये गुलदस्ता पूरी अमूबा की तरफ से है सदर साहब। जैसा कि मैंने वादा किया है, वक्त बिल्कुल भी नहीं लूँगा, और अब चूँकि वक्त आ गया है कि जिस जिम्मेदारी को मुझे दिया गया है, जनरल सेक्रेटरी की पोजीशन है, मेरा काम रहता है कि मैं अमूबा की जो कारकर्दगी है उसको आपके सामने पेश करूं। वो इसलिए कि अमूबा चल ही नहीं सकती है आप सबके ताउन के बग़ैर। हमारी कोई भी कॉल होती है और जिस फराग दिली से और जिस इन्हमाक के साथ आप उस पर लब्बैक कहते हैं और जिस तरह से आप हौसला अफजाई करते हैं, हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम उसका शुक्रिया अदा कर सकें। बस हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि आप सब का ताउन इसी तरह बना रहे और अमूबा जद्दा यूं ही तरक्की की राह पे गामजन रहे। इससे पहले कि मैं रिपोर्ट पेश करूं, एक नज़्म है, क्योंकि मेरे भी कुछ जज्बात हैं, मेरे भी कुछ मोहब्बत, अपनी जो अक़ीदत है अपने मोहसिन से, उसके लिए एक नज़्म पेश करके मुख्तसर सी है मैं रिपोर्ट पेश करूंगा बहुत इख्तिसार के साथ। बस मैं इतना चाहूँगा, चूँकि ये अलीग का मजमा है और सबको फ़ख्र होता है कि कभी ऐसा मौका मिले कि अलीग्स के सामने बात करने का उनको एक मौका फराहम हो। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हम सबको इस शरफ़ से नवाजा है। आप सबकी ख़ास तवज्जो चाहूँगा एक एक मिसरे पे, क्योंकि मैं दोहराऊँगा नहीं, एक या दो शेर बस दोहराऊँगा।
कि थी जिसको फ़िक्रे वक़ार उम्मत, ये पूरे अमूबा मिशन, ये अलीग मिशन को जो सर सैयद ने किया है उसके लिए है कि थी जिसको फ़िक्रे वक़ार उम्मत, बयान कैसे हो इसकी इज़्ज़त। थी जिसको फ़िक्रे वक़ार उम्मत, बयान कैसे हो उसकी अज़मत। वो कौम जो थी जहाँ पे हाकिम ख़राब तर थी अब उसकी हालत, न उसमें कोई रमक बची थी न ज़िंदगी की कोई अलामत। खामोश इदराक की धड़कनें थी, खामोश इदराक की धड़कनें थी इल्म की नब्ज़ भी नदारत। उसे नई ज़िंदगी की खातिर किसी मसीहा की थी ज़रूरत। खामोश इदराक की धड़कनें थी इल्म की नब्ज़ भी नदारत। उसे नई ज़िंदगी की खातिर किसी मसीहा की थी ज़रूरत। जो मसीहा कैसा हो, सिर्फ 2 मिसरों में मैंने सर सैयद को डिफ़ाइन किया है कि जो इल्म हिकमत का आईना हो, जो इल्म हिकमत का आईना हो जिसमें वलियों की सी बसीरत। खुदा ने इस अम्र हक़ के खातिर कबूल सैयद की कर ली खिदमत। खुदा ने इस अम्र हक़ के खातिर कबूल सैयद की कर ली खिदमत। था आहनी अज़्म जिसके दिल में, था आहनी अज़्म जिसके दिल में, हिमालय सी थी जिसकी हिम्मत। चमन को खूने जिगर से सींचा, बना दिया ख्वाब को हकीकत। और ये शेर मैं आप सब के लिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप सब इसके हामिल हैं कि हैं आप और हम आज जो भी हैं, आप और हम आज जो भी हैं एक दरवेश की बदौलत। जिया हमारी है जिम्मेदारी कि उस चमन की करें हिफाजत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप देखेंगे कि ये पूरा साल हमारे सदर मोहतरम की सदारत में जिस तरह से अमूबा ने काम किया है, और आज पूरी अमूबा बैठी हुई है। मैं पूरी अमूबा के सामने सदर साहब आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ उन तमाम कॉल्स के लिए जो मैंने मिस की। उसके लिए हमारे सीजी सर गवाह हैं कि एक और ज़िम्मेदारी है मेरे ऊपर, मुझे अक्सर उसमें वक्त लगाना पड़ता है। उन तमाम आपकी वक्त जब आपने मुझे चाहा और मैं नहीं हासिल हो सका, वो सारे काम सदर मोहतरम ने खुद अंजाम दिए हैं, जो बहुत सारे काम मेरे ज़िम्मत है। तो एक बार मेरी तरफ से आप सब ज़ोरदार तालियां सदर मोहतरम के लिए पेश कर दें। हमने 3 दिसंबर को सर सैयद डे किया जिसमें फैज़ान मुस्तफ़ा साहब तशरीफ़ लाए थे और आप सब ने देखा। फिर उसके बाद दिसंबर के बाद जनवरी आया। हमारे बीच एक यंग डायनामिक लीडर और बेहतरीन वकील जो इस वक्त में हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, संजय सिंह, और आम आदमी पार्टी के बहुत सारे केस वो देख रहे हैं, फ़र्रुख खान तशरीफ़ लाए। हमने उनका रिसेप्शन दिया, एक गैदरिंग हुई जिसमें उनसे बहुत सारे सवाल जवाब हमने किए और उन्होंने बहुत सारी कीमती मशवरा दिया। इसके बाद फरवरी गुजरा, मार्च आ गया। मार्च में हमने हूता कैंप में फ्री मेडिकल कैंप, जिसके लिए ज़ोरदार तालियों में अलाबीर की तरफ से गज़नफ़र भाई यहाँ मौजूद हैं। गज़नफ़र भाई ने उस हूता कैंप को ऑर्गेनाइज़ कराया, वहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप किया जिसमें हमने बहुत सारी दवाएं और कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट भी सर वहाँ पे हमने बांटे। इसके बाद मार्च गुजरा, रमज़ान आ गया। रमज़ान बरकतों का महीना होता है, अमूबा और अलीग के दिल भी अपनी फरावानी पे रहते हैं। उस महीने में एक बहुत बड़ी रकम हम हिंदुस्तान में तालीम के नाम पे, जो हमारे अमूबा के प्रॉक्टर रह चुके हैं नफ़ीस साहब, जो एक मिशन चलाते हैं, एक बहुत बड़ी रकम कई लाख होती है वो हम उनको खामोशी से पेश करते हैं ताकि हमारे बच्चों की तालीम में काम आ सके। अब्दुल्ला तारिक साहब तशरीफ़ लाए हुए थे, तारिक अब्दुल्ला साहब। इस बार रमज़ान में अफ्तार के बजाय हमने एक लेक्चर ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें उन्होंने बहुत ही पुरअसर तरीके से ये बताया कि अगर हमें खुदा से राबता कायम करना है, अगर हमें अपने आप को खुदा की बारगाह में एक मकबूलियत तक पहुंचना है, तो हमें अपने किरदार को कैसे संवारना पड़ेगा। उन्होंने उस प्रोग्राम के बाद तारिक अब्दुल्ला साहब गुजरे हैं, मई आया है, मई में एक कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम हमारी अबूमा ने किया जिसमें सैयद सईद अहमद साहब ने बच्चों को बताया कि आज के इस दौर में किस तरह से अपने आप को तैयार करना है, कैसे चैलेंजेस को कबूल करना है, किन किन स्किल्स की ज़रूरत है, और उसके बाद उन बच्चों को फ्यूचर में क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वो कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम हुआ। फिर सितंबर आ गया। सितंबर में थोड़ा माहौल को अदबी बनाया गया। उर्दू गुलबन के साथ एक मुशायरा ऑर्गेनाइज़ किया गया जिसमें अमेरिका के शायर नूर अमरोही साहब चीफ गेस्ट थे और अंजुम बाराबंकवी साहब की सदारत में वो प्रोग्राम हुआ। बहुत ही कामयाब प्रोग्राम था। उसके बाद सर सैयद के फर्जंद आतिफ हनीफ साहब
तशरीफ़ लाए, जिन्होंने एक बहुत ही कीमती किताब लिखी है। और मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा आप सब से कि जिसको जिसको भी मौका मिले, जहाँ जहाँ भी दस्तयाब हो सके, वो किताब आप सब ज़रूर लें, क्योंकि आज के वक्त में जो सर सैयद पे काम कर रहा है, जो सर सैयद का रेलेवेंस आज के दौर में हमें बता रहा है, हमें उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो डिस्कवरिंग एएमयू नाम से उनके 2 वॉल्यूम्स हैं। अमूबा ने उनका भी इस्तकबाल किया और उनकी सताइश की, और उनको भी हमने यहाँ पे जो इज़्ज़त से हो सकता था, जिस हम लायक हैं, नवाजा हमने। फिर उसके बाद 10 अक्टूबर को एक और हमारे सीनियर अलीगढ़ के एक्स मेयर फुरकान साहब तशरीफ़ लाए हुए थे। हम कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान से जब भी कोई ऐसा शख्स आए कि जो खिदमत अंजाम दे रहा है, जो वहाँ पे ग्राउंड पे है, अमूबा एक मौका फ़राहम करे ताकि उनसे डायलॉग इस्टेब्लिश हो सके। और हम सब चूँकि दूर रहते हैं तो हम सब वहाँ की हकीकत से जुड़ सकें, और जो लाहे अमल है वहाँ के लिए जो हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से NRI कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो उनसे हम कोशिश करते हैं कि हमें सलाह मिले। इसके बाद अक्टूबर के बाद फिर हमने एक ब्लैंकेट ड्राइव की थी, जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद में जाड़े में इंडिया में ब्लैंकेट बांटे गए थे। और आखिर में बहुत तेज़ी से मैंने रिपोर्ट पेश की है। ये पूरी रिपोर्ट आप जब देखेंगे अभी बीच में, तो आपको उसमें वक्त लगेगा। बहुत बड़ी तादाद में वो बच्चे जो हिंदुस्तान में पढ़ रहे होते हैं, जिनके पास किसी भी हालात आपके सामने हैं, माशी हालात हैं, उनकी फ़ीस का इंतज़ाम अमूबा बहुत ही खामोशी के साथ करती है। और एक बड़ी रकम जो है वो रैंडम बच्चों के लिए, जिनका कहीं से भी कॉल आ जाती है, इस तरह के डेटा कलेक्ट करके सदर मोहतरम साहब अतीक अहमद सिद्दीकी साहब की सदारत में अमूबा ने 12 महीने की 12 टास्क मैंने पेश कर दिए। सर अजीज़ साहब, मुझे उम्मीद है ओवरबोर्ड नहीं हुआ हूँ मैं चल रहा हूँ टाइम। जी आप लगाए रहिएगा, इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ आपको मौका नहीं दूंगा। जी वो बोल चुके नफीस साहब के लिए। तो ये 12-14 काम आप देखें। बस जो मैं बताना चाहूँगा, ये काम सिर्फ बताने में काम लग रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए जितनी बारीकी के साथ हमारे मुशीरान हर प्रोग्राम को, हर इवेंट को करते हैं। एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने में कम से कम हमें 7 या 8 मीटिंग करनी पड़ती है, पूरा उसका एक खाका तैयार करना पड़ता है, तब कहीं जाके हम अंजाम दे पाते हैं उस काम को। इसलिए मैं आप सब से चाहूँगा कि एक ज़ोरदार तालियां एक्सकॉम के नाम पे आप बजा दें। वो लोग जो जांफिशानी के साथ इस मुहिम में लगे हुए हैं, जो अपनी तमाम तर कुर्बानियों के साथ अमूबा की खिदमत कर रहे हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ये खिदमत उनकी कबूल फरमाए और ये सिलसिला आगे चला रहे। हाज़रीन, मेरी रिपोर्ट ख़त्म हुई। अब मैं जिस शख्स को आवाज़ देने जा रहा हूँ, आप उनकी खिदमत से वाकिफ़ हैं। मैं पिछले प्रोग्राम में काफ़ी लंबा मैंने तारुफ़ करा दिया था उनका, तो अब मैं उस दूसरा टाइम नहीं लूँगा। बस मैं ये बताना चाहूँगा कि घुटनों में उनके तकलीफ़ है, और नहीं, ये बात बड़ी सीरियस है मैं जो बता रहा हूँ। चल पाना मुश्किल होता है, कई इलाज हो चुका है। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि आप सबकी दुआओं की भी ज़रूरत है। अपनी उस तकलीफ़ के साथ हर एक काम पे जितनी बारीकी के साथ वो नज़र रखते हैं, एक लीडर कैसा होना चाहिए, एक कैप्टन कैसा होना चाहिए, हम सबको इतना सीखने को मिला है अतीक सिद्दीकी साहब की सदारत में कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। उनकी जो डांट होती है, उनकी जो सख्ती होती है, उसमें भी वो मुशफ़िकाना असर रहता है कि कभी कभी हम लोग जानबूझ के गलतियां करते हैं कि सदर साहब की डांट खाई जाए, तो उसका भी एक हमें लुत्फ़ है। तो ये हम सब बहुत ही, और फैमिली है उनकी, उसके लिए भी हम सब की दुआएं हैं, बहुत कुर्बानियां हैं। बस मैं वक्त नहीं लूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा उनके लिए कि सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। इस शेर के साथ मैं इस्तकबाल करना चाहूँगा बहुत ही शफीक सदर अतीक सिद्दीकी साहब से। इतना ऊंचा उठा दिया है, ऊपर नज़र करता हूँ अपने मकाम पे तो टोपी गिरने का डर, ऊपर से नीचे देखता हूँ तो ख़ुद गिरने का डर। एक मर्तबा जब अभी मुशायरा हुआ तो उसमें मुशायरे में हमारे जो एंकर थे वो कह रहे थे कि कभी कभी जो है एंकर को बहुत ही मुबालगा आराई से काम लेना पड़ता है। नहीं, हक है ये।
बहरहाल आपके लिए इतना ही कहना चाहूँगा, सलीका अहले अलीगढ़ से सीखो हम कलामी का, सलीका अहले अलीगढ़ से सीखो हम कलामी का, यहाँ की गुफ्तगू भी मीर के दीवान जैसी है। आली वक़ार मेहमान ख़ुसूसी हिज़ एक्सीलेंसी मोहतरम जनाब शाहिद आलम साहब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माया नाज मौसीक़ार और शायर जनाब जॉनी फोस्टर साहब, और आज की इस महफ़िल के सीनियर अलीग जनाब महफूज साहब, अमूबा जद्दा की तकरीबात को अपने कहकहों से ज़िंदगी बख्शने वाले हमारे सरपरस्त जनाब फरजान रिजवी साहब, और उन कहकहों की राह हमवार करने वाले मोहतरम जनाब अजीज़ुर रब साहब, और हमारी महफ़िलों को अपने नूर ख़ास से मुनव्वर करने वाले नूरुद्दीन साहब, और हमारे तमाम सीनियर जूनियर एलिगेरियन मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और मेरी कबीना के होनहार ज़िम्मेदार जानदार व शानदार नौजवानों, और शाम मिस्र व शब शिराज़ के मतवालों, मादर दर्ज़गाह के नौ निहालों, और इस मुक़द्दस सरज़मीन पर अपनी खिदमात के ज़रिए बुलंद व बाला आकाश को झुकाने वालों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अज़ीज़ों, आज मैं 1857 के गदर की बात नहीं करूँगा, मैं तहज़ीबुल अखलाक़ की बात नहीं करूँगा, मैं साइंटिफिक सोसाइटी की बात नहीं करूँगा, मैं असबाब बगावत हिंद का भी ज़िक्र नहीं करूँगा। हमारी मादर दर्ज़गाह ने बहुत सी अजीम शख्सियात को जन्म दिया है, उनका भी मैं तज़किरा नहीं करूँगा। इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग इन तारीख़ी वाक़यात से वाकिफ़ हैं और अरसा दराज से ये सब सुनते आ रहे हैं। मैं आज बात करूँगा तो अपने मन की बात करूँगा, मैं अपने दिल की बात करूँगा, और सर सैयद अहमद ख़ान से मुतालिक अपनी कैफियत और अपने जज्बात का इजहार करूँगा। हालांकि हालात हाज़रा इस तकरीब के लिए साजगार नहीं हैं, लेकिन जिस अजीम शख्सियत ने अपनी पूरी ज़िंदगी कौम व मिल्लत के लिए सर्फ कर दी, उस अजीम शख्सियत की कुर्बानियों ने हमारे पाँव की बेड़ियों को खोल दिया, और उस मुहिब इंसानियत की मोहब्बत और कुर्बानियों ने हमें मजबूर कर दिया। आज अगर हम उस मोहसिन मिल्लत को खराज अक़ीदत पेश नहीं करेंगे तो ये उस मुनसिफ़ के साथ नाइंसाफ़ी होगी। अगर मैं गलत हूँ, मेरी सोच गलत है, तो मेरी गुजारिश है कि आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। मेरे प्यारों, मैं उस कौम के शहदाई और मोहसिन मिल्लत के लिए अर्ज़ करना चाहूँगा, लम्हे लम्हे में बसी है सैयद तेरी यादों की महक, लम्हे लम्हे में बसी है सैयद तेरी यादों की महक, आज की रात तो खुशबू का सफ़र लगती है। सबसे पहले मैं सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह की यौम विलादत के मौके पर आज की इस तकरीब में आप सबका इस्तकबाल करते हुए मुबारकबाद पेश करता हूँ, और अपने मोहसिन को खराज अक़ीदत पेश करते हुए बारगाह खुदाबंदी में दुआ गो हूँ कि वो सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। ए रब मेरे सैयद को फिरदौस में घर दे दे, ए रब मेरे सैयद को फिरदौस में घर दे दे, उस मर्द मुजाहिद का हम सब में असर दे दे। किसी ने क्या खूब कहा है कि शहंशाह आलम शाहजहाँ ने अगर ताजमहल ना बनवाया होता तो तारीख़ की किताबों में सिर्फ़ एक बाब यानी एक चैप्टर की कमी होती बस। लेकिन अगर सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद न डाली होती तो बर्र सग़ीर के मखसूस इंसानों की एक तारीख़ सफ़ाई हस्ती से मिट गई होती। हमारे मुल्क को और हम सबको बहुत नाज है कि हम लोग ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने सर सैयद जैसी शख्सियत को पैदा किया।
एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की ही फ़िक्र में रहती थी। सर सैयद हिंदुस्तानियों के मुस्तकबिल के मुताल्लिक़ बेहद फ़िक्रमंद रहते थे। वो चाहते थे कि मेरी कौम हर किस्म की ग़ुलामी से आज़ाद हो, जैसे गुर्बत की ग़ुलामी, तंग दस्ती की ग़ुलामी और इन सब से बढ़कर जहालत की ग़ुलामी। वो सोचते थे हमारी कौम की सोच का दायरा बुलंद हो, हमारी कौम ज़मीन पर रहते हुए आसमानों की बातें करे और ज़मीन पर रहते हुए सितारों पर कमंद डालने की बातें करें। और वो बखूबी जानते थे कि ये सब सिर्फ़ और सिर्फ आला तालीम के ज़रिए ही मुमकिन है। सैयद अहमद चाहते थे कि हिंदुस्तान का एक एक फ़र्द इतना तालीम याफ्ता हो जाए और उसका मायार इतना बुलंद हो जाए कि दुनिया की आँखों में आँखें डाल कर बात कर सके। वो अपनी कौम को कायदाना सलाहियतों से आरास्ता करना चाहते थे। वो हिंदुस्तानियों और बिलखुसूस मुसलमानों को क़यादत के मनसब पर देखने के ख्वाहिशमंद थे। सर सैयद बज़ात खुद एक सिविल सर्वेंट थे। वो बहुत पुरसकून और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने उस आरामदा ज़िंदगी को खैर बात कहकर एक मुजाहिदाना ज़िंदगी का इंतखाब किया। किसके लिए? अपनी हिंदुस्तानी कौम के लिए। सैयद अहमद का कहना था, कौम से मेरी मुराद मुसलमान नहीं है, बल्कि कौम से मेरी मुराद हिंदुस्तानी है। वो हिंदू हों या मुसलमान, सिख हों या ईसाई, और दुनिया जानती है कि उन्होंने बारहा कहा है कि हिंदुस्तान एक दुल्हन की मानिंद है और हिंदू और मुसलमान उसकी दो खूबसूरत आंखें हैं। हिंदुस्तान की तारीख़ में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए इतना अजीम फ़िक्र न पहले किसी ने कहा और न बाद में कोई कह सका। उनकी ये बात सिर्फ ज़बानी जमा खर्च पर मबनी नहीं थी, बल्कि ज़िंदगी में उन्होंने अपने अमल से इस बात को साबित किया है। मिसाल के तौर पे एक वाक़या जो आप सब जानते हैं, याद दहानी के लिए दोहराता हूँ। सर सैयद अहमद ख़ान ने अपने पोते रौस मसूद की रस्म बिस्मिल्लाह जब कराई तो किसी मौलवी या आलिम की गोद में नहीं, बल्कि राजा जय किशन दास की गोद में बैठाकर ये रस्म पूरी करवाई। ये थी सर सैयद की कौम परस्ती। वो हमेशा सब मज़हब के लोगों को, तमाम फ़िरक़ों को साथ लेकर चलते थे। यही उनकी खूबी थी। आज बात आई है रौस मसूद की, तो अर्ज़ कर दूं, सैयद साहब के फ़र्जंद सैयद महमूद के एक दोस्त थे जो कि जुडिशरी में हुआ करते थे। उनका नाम था जॉर्ज पी रॉस। सर सैयद उनको बहुत पसंद करते थे। उन्हीं के नाम पर सैयद साहब ने अपने पोते का नाम रौस मसूद तजवीज़ किया था। हालांकि जॉर्ज पी रॉस क्रिश्चियन थे। जैसा मैंने अर्ज़ किया है, सर सैयद तमाम मज़ाहिब के लोगों से मोहब्बत रखते थे। दर हकीकत और सही मायनों में सैयद अहमद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की ही नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के अलंबरदार थे। सैयद साहब फ़िरक़ा परस्ती के सख्त मुखालिफ थे। उनकी मिसाल तो ऐसी है कि औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है, औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है, इश्क़ के दरमंद का तर्ज़े कलाम और है। सैयद अहमद ख़ान ने अपनी हिंदुस्तानी कौम से इतनी वालिहाना मोहब्बत की और करते थे कि एक मरतबा का वाक़या है, सर सैयद लड़कों के एक हॉस्टल जो कि फूस की छत की वजह से कच्ची बैरक कहलाता था, उसकी पुख्ता छत तामीर करना चाहते थे। सैयद साहब इसी गरज से मौलवी मुश्ताक अली के साथ चंदा जमा करने के लिए सफ़र में थे। सख्त गर्मियों का ज़माना था। आपकी तबीयत ख़राब हो गई, चक्कर आने लगे और आप चलते चलते गिर पड़े और आपका सर फट गया। सर से इतना खून बहा कि आपका कुर्ता आपके खून से तर हो गया। मौलवी मुश्ताक से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा, लड़कों को कच्ची बैरक में रहने से कोई एतराज़ नहीं है, तो आप उनके लिए एक उम्दा इमारत तामीर करना क्यों चाहते हैं और अपनी जान हलकान क्यों कर रहे हैं? तो सैयद साहब ने तारीख़ी जवाब देते हुए कहा, मौलवी साहब, ये सलीक़ा भी उम्र भर रखिए, ये सलीक़ा भी उम्र भर रखिए, ताज जैसा हो वैसा सर रखिए। चंदे की बात पर मुझे एक वाक़या याद आया। 24 फरवरी 1911 में एक जलसे का इनेकाद हुआ। उस जलसे में सर आगा खान
वक़ारुल मुल्क, साहबजादा आफ्ताब अहमद और दीगर बहुत से लोग शरीक हुए थे। उस वक्त मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ही था और यूनिवर्सिटी बनाने की तहरीक चल रही थी और चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। उस वक्त अल्लामा इकबाल ने चंदे की इस मुहिम की हिमायत में एक रुबाई पेश की थी जो कि इस तरह थी। बाहर हुए जाते हो क्यों जामे से, अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, बाहर हुए जाते हो क्यों जामे से, पूछो किसी पंडित से न मुल्लाने से, मैं तुमको बताता हूँ यूनिवर्सिटी की हकीकत क्या है, पतलून की तकरार है पैजामे से। बहरहाल बात हो रही थी सैयद साहब की अपनी कौम के मुतालिक फ़िक्रमंदी की। एक बार सैयद साहब मोहसिनुल मुल्क के साथ अमृतसर के सफ़र में थे। मोहसिनुल मुल्क ने लिखा है कि रात के आखिरी पहर में मेरी आँख खुली तो देखा कि सैयद साहब अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं हैं। उनको फ़िक्र लाहक हुई कि अचानक रात में सैयद साहब कहाँ चले गए। उन्होंने उठकर देखा कि बाहर देखा कि सर सैयद साहब ज़ारो कतार रो रहे हैं। मोहसिनुल मुल्क ने परेशानी के आलम में पूछा, सैयद साहब खैरियत तो है, क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? सैयद साहब ने फरमाया, मैं अपनी कौम के लिए बहुत फ़िक्रमंद हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनको कैसे समझाऊँ। अपनी तालीमी पसमानदगी के बारे में ये लोग क्यों बेदार नहीं हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आने वाला दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। मैं अपनी कौम को अंग्रेज़ बनाने के हक़ में नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इन्हें तालीम याफ्ता बनाना चाहता हूँ। मैं उन्हें तालीम के जेवर से आरास्ता करना चाहता हूँ। ये था सैयद साहब का मिजाज। अगर वो पेशे से मुंसिफ थे तो वो जानते थे कि मुंसिफ की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। उन्होंने अपनी ज़ात से सबके साथ इंसाफ किया, अपनी पूरी कौम के साथ उन्होंने इंसाफ किया, अपनी मिल्लत के साथ उन्होंने इंसाफ किया, अपने पेशे के साथ उन्होंने इंसाफ किया, अपने मिशन के साथ उन्होंने इंसाफ किया। अपने मिशन को पूरा करने के लिए सैयद साहब ने क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया। अपने पाँव में घुंघरू तक बांधे, किसके लिए? अपनी कौम की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए। जिस कौम की तालीम व तरक्की के लिए सैयद साहब ने अपने आप को फ़ना कर दिया, उसी कौम के उस वक्त के बुज़ुर्गों ने सैयद साहब को काफिर करार देकर उन पर कुफ्र के बेशुमार फतवे आयद कर दिए। गौर तलब बात यह है कि जब उसी दौर में विलियम मयूर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करते हुए एक किताब लिखी जिसका नाम था लाइफ ऑफ मोहम्मद, अंग्रेज़ उनको मोहम्मद कहते थे, लाइफ ऑफ मोहम्मद, तो उन सभी बुजुर्गान दीन की ज़ुबानों पर खामोशी के ताले पड़ गए और कुफ्र के बेशुमार फतवों के गुनाहगार ने अपना सारा असासा फ़रोख्त करके अपना ज़ाती मकान गिरवी रख कर, आप सभी जानते हैं, एक तवील सफ़र किया और उस किताब का एक तालीम याफ्ता मुफ़क्किर और मुसन्निफ़ के तरीक़े से किताब ही के ज़रिए मुदल्लल जवाब दिया। और उस किताब का नाम था खुतबात अहमदिया, जिसको सिर्फ़ विलियम मयूर ने ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप ने कबूल करते हुए अपनी गलती का एतराफ़ किया। ये बात बोलने और सुनने में बहुत आसान है, मगर ज़रा गौर तो कर कीजिए, अंग्रेज़ों की हुक्मरानी है, उन्हीं के मुलाजिम हैं और उन्हीं के वसाइल इस्तेमाल करके उन्हीं के घर में बैठकर लिख रहे हैं। इसी को तो कहते हैं हौसला, हिम्मत और अपने मकसद की अज़मत। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से सच्ची मोहब्बत, उसी मोहब्बत ने ये सब करवा दिया। इनके इस वाक़े से हमको क्या सबक मिलता है? ये सबक मिलता है कि अगर कोई तुम्हारे मज़हब पर एतराज़ करे, कोई उंगली उठाए, तो गुस्से से या जज्बात से नहीं बल्कि इल्मी अंदाज से, इल्म की रोशनी में जवाब देना चाहिए। कलम का जवाब कलम से दो, कलम का जवाब कलम से दो, और यही तालीम याफ्ता लोगों का तरीक़ा होता है। सर सैयद कभी किसी के साथ तासुब का बर्ताव नहीं करते थे, बल्कि सबके साथ मोहब्बत का रवैया रमा रखते थे। एक मौके पर राजा जय किशन दास ने एतराज़ किया कि आप तो सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोचते हैं, हिंदुओं की आपको कोई फ़िक्र नहीं। वही राजा जय किशन दास जब सर सैयद को एक हिंदू बेसहारा मरीज़ की इयादत करते हुए और उसके कपड़े धोते हुए अपनी आंखों से देखते हैं तो उम्र भर के लिए आपके मुरीद हो जाते हैं। और अजीज़ान मिल्लत, हमारी मादर दर्जगाह के तालीम इल्म ईश्वरी प्रसाद माहेश्वरी ने पहला ग्रेजुएट
और अम्बा प्रसाद ने पहला पोस्ट ग्रेजुएट बनकर लोगों के इस तासुर को भी गलत साबित कर दिया कि सैयद साहब सिर्फ मुसलमानों के लिए सोचते हैं। हमारी मादर दर्सगाह का नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ज़रूर है, मगर याद रहे ईश्वरी प्रसाद माहेश्वरी और अम्बा प्रसाद से लेकर आज तक दुनिया के सभी कौमों के लिए हमारी मादर दर्सगाह के दरवाजे खुले हुए हैं और हमेशा खुले रहेंगे। सींचा है खून से हम तिश्ना लबों ने, सींचा है खून से हम तिश्ना लबों ने, तब जाके इस अंदाज का मैखाना बना है। मेरे प्यारों, बातें तो करने के लिए बहुत हैं, लेकिन बातों से काम नहीं बनता। काम तो पुख्ता अज़्म और इरादे से बनता है। और सही मायनों में सैयद साहब के लिए असल खिराज अक़ीदत वही है कि हम लोग इल्म की जो शमा सैयद अहमद ख़ान ने अपने खून पसीने से रोशन की है, हम उस शमा को बुझने न दें, बल्कि इल्म के मैदान में अपने अपने हिस्से की शमा रोशन करने का मजबूत इरादा करें और अपनी कौम की जहालत को दूर करने के लिए अपनी अपनी हैसियत के एतबार से तन मन और धन से भरपूर ताउन करें। और दरअसल सर सैयद अहमद ख़ान के लिए सही मायनों में हमारी जानिब से यही खिराज अक़ीदत होगी। आओ आज इस मुक़द्दस मौके पर हम सब मिलकर एक अहद करें, अंधेरे जहाँ होंगे एक शमा जला देंगे, अंधेरे जहाँ होंगे एक शमा जला देंगे, खुद बन के उजाला हम जुल्मत को मिटा देंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देख न तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, सब ने ये माना कि जैसे बात उसके मन की है। सदर साहब, आपके मन की बात नहीं थी, हम सब के मन की बात थी। इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और आपके सामने हमारे इज़्ज़त माब सीजी साहब चीफ गेस्ट हमारे मेहमान खुसूसी वो आपसे ख़िताब करें, हम ये चाहेंगे कि अपनी रवायात को जारी रखते हुए हम मोमेंटो और गिफ्ट उनको पेश करें अपने मेहमानान को, ताकि वो यादें सजा सकें इस फंक्शन की और वो कहीं भी रहें तो उनके साथ अमूबा की दुआएं और नेक ख्वाहिशात हमेशा उनके साथ रहें। मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा गुफरान साहब से और डॉक्टर उमैस से कि वो मोमेंटो हमारे सीनियर अलीग को पेश करें और तोहफ़ा और मोमेंटो उनको पेश करें। ज़ोरदार तालियों से उसका इस्तकबाल करें। इसके बाद मैं दरख्वास्त करूंगा अकील जमील साहब से और आसिम ज़ीशान साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और हमारे दिल अज़ीज़ सदर को मोमेंटो और तोहफ़ा पेश करें, ताकि सदर साहब हमेशा अपने साथ इस मोमेंटो और इस तोहफ़े को रखें। कृष्णा है, वीडियो है हो जाए जी। अब इसके बाद अस्कर कृष्णा को, इसके बाद मैं अपने नायब सदर सिराज साहब से और नैयर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए हुए हम सब के दिल अजीज़, हम सब के मोहतरम जनाब जानी फास्टर साहब मेहमान एजाज़ी को मोमेंटो और तोहफ़ा पेश करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ दरख्वास्त करूंगा, मैं उनको खुद बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम से बुलाऊंगा, जनाब फरजान रिजवी साहब हमारे मुशीर, जिन्होंने अमूबा जद्दा की परवरिश की, अपनी आगोश में पाला है अमूबा जद्दा को, और नूरुद्दीन खान साहब को, जिन्होंने अमूबा जद्दा को नई हाइट्स दी है और नई ऊंचाइयां बुलंदी तक पहुंचाया है, वो तशरीफ़ लाएं और हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मोहतरम मेहमान खुसूसी जनाब शाहिद आलम साहब इज़्ज़त माब की खिदमत में मोमेंटो और तोहफ़ा पेश करें।
ख्वातीन हज़रात, ये दौर भी पूरा हो चुका है और अब हम बहुत ही तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मैं आपके सामने बुलाना चाहूँगा उस शख्सियत को कि जो हर लम्हा एक इंस्टीट्यूशन है, हर लम्हा वो ख़ुद में इतना बड़ा इदारा है कि मुझे ज़ाती तौर पे और इंडियन कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को उनसे हर दिन कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हम सब की दिल की धड़कन है, इंडियन कम्युनिटी के हमारे सरपरस्त हैं। बहुत ही कम एज में उन्होंने IFS क्वालिफाई किया और गालिबन वो यंगेस्ट CG के तौर पे उन्होंने जद्दा को अपनी सर्विसेज दी हैं। अजीज़ भाई, आपसे मैं माजरत चाहता हूँ, अब दिल की बात है तो मैं कह के मानूंगा। मैं बस एक दो वाक़यात आपके सामने पेश करना चाहूँगा, चूँकि देखिए हमारे जो हुक्मा होते हैं, जो हमारे हाकिम होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं इतना बैक से, और ख़ास तौर पे CG साहब तो बिल्कुल ही लाइमलाइट नहीं लेते हैं, वो बहुत पीछे रहते हैं कि हमें मालूम नहीं होता है। और अक्सर हम इस गलतफहमी में रहते हैं कि कभी किसी की कोई बात पूरी नहीं हो पाई तो उसे लगता है कि उसकी सुनी नहीं गई। जिस तरह से एक इमरजेंसी आई थी, बस एक एग्ज़ाम्पल एक दो और मैं फिर जहमत दूंगा उन्हें, कावेरी मिशन में, जिसमें सूडान में एक क्राइसिस आया और उसमें वहाँ से सडनली बिल्कुल गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर किया कि हिंदुस्तानियों को जद्दा लाया जाएगा। रातों रात CG साहब ने डिसीज़न लिया कि इंडियन एम्बेसी स्कूल को अपनी खिदमात पेश करनी है। हमारी खुशकिस्मती थी कि मैं उस वक्त चेयरमैन की हैसियत से काम कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे मौजूद था। उनका भरोसा था, उन्होंने मुझसे इंस्ट्रक्शंस दिए। मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि दिन और रात का कोई भी लम्हा, कोई भी वक्त ऐसा नहीं था कि जबकि मैंने किसी बात के लिए उनको मैसेज किया हो और जवाब ना आया हो। वो चाहे 1 बजे रात का रहा हो, चाहे 2 बजे रात का रहा हो, चाहे सुबह 5 बजे हो, मुझे ज़िद करनी पड़ती थी कि सर आप थोड़ा आराम कर लें, लेकिन वो कहते थे नहीं, मिशन के बाद अभी आराम हराम है। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन था। दूसरी जो खूबी मैंने देखी, एक इशू था, डिटेल में नहीं जाना है, जहाँ पे सर ऑफिस में नहीं, स्कूल में नहीं थे, एक प्रॉब्लम थी, तो मैंने तजवीज़ पेश की बहुत डरते डरते कि भाई ऑफिसर्स हैं और मैं तो एक्सटर्नल पढ़ता हूँ सिविलियन में, तो एक मैंने सलाह सर की खिदमत में दी कि सर यहाँ एक प्रॉब्लम है, अगर आपकी इजाज़त हो तो उसको इस तरह से हैंडल किया जा सकता है। ये एक बहुत ही जैसे ब्रॉड माइंडेड ऑफिसर की ये निशानी होती है कि वो इसमें इम्तियाज़ नहीं करता कि तजवीज़ पेश करने वाला कौन है। यही एक कामयाबी की निशानी है कि अगर कोई सलाह, कोई तजवीज़ अच्छी आ रही है, उन्होंने भरोसा किया और सर वो पहुंच के इंडिया से जो हमारे पास पेपर्स की कटिंग आई, जिस तरह से उस कामयाबी के साथ वो मिशन पूरा हुआ, वो उसके लिए तमाम हिंदुस्तानियों की तरफ से, न सिर्फ जद्दा के, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से हम आपके लिए सर तहसीन पेश करते हैं। इसके अलावा हज जो था इस बार का इतनी अनसर्टेनिटीज़ में था। मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, ख़ास तौर पे हम अलीग से तो मैं बिलखुसूस दरख्वास्त करूँगा कि प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी ना बनाएं, आपदा में अवसर ना तलाश किया करें, क्योंकि जब प्रॉब्लम होती है तो ऑलरेडी बहुत टेंशन होता है और उसमें वो उस प्रॉब्लम में हवा देना, ये हमारा शेवा नहीं रहा है। हम हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले लोग हैं। जिस तरह से 24 घंटे अनसर्टेनिटीज़ में काम करके हज का मिशन इस साल का पूरा कराया है, बहुत कम लोग जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी और कैसे उन्होंने इसे हैंडल किया है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका उन तमाम कामयाबियों के लिए। और अब मैं वक्त नहीं लूँगा, एक मुस्कुराहट उनकी रहती है, मुश्किलें कितनी भी हों वो मुस्कुरा देते हैं तो ऐसा लगता है कि सब आसान हो जाएगा और ये काम हो जाएगा। बस मैं इस शेर के साथ कि गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। आप सबकी ज़ोरदार तालियों में मोहतरम इज़्ज़त माब शाहिद आलम साहब। शुक्रिया प्रिंस जिया साहब। मुअज़्ज़िज़ साथियों, ख़वातीन व हज़रात, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अमूबा जिद्दा चैप्टर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस मौके पे इससे नवाजा गया और ख़ास तौर पे खुसूसी मेहमान से नवाजा गया है। मैं जनाब जॉनी फोस्टर साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अमूबा जिद्दा चैप्टर की तरफ से
कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। आप वाकई में यहाँ पे रॉक स्टार हैं और आपको सभी लोग जानते हैं यहाँ पे, और माशाल्लाह आपके लिए इंतज़ार कर रहे थे कि आप कब तशरीफ़ लाएं यहाँ पे और अपने फ़न यहाँ पे उसके साथ में दिखाएं। तो शुक्रिया जॉनी फॉस्टर साहब आपका यहाँ पे आने का। मैंने ग्रेजुएशन 3 साल में किया है और अमूबा का मेरा ये तीसरा इवेंट है, तो उम्मीद करता हूँ कि मैं ग्रेजुएट हो गया आज। शुक्रिया है इस नवाजिश का। देखिए, जैसे कि बहुत बेहतरीन तरीके से सदर साहब ने सर सैयद अहमद ख़ान साहब के बारे में बताया। मैं कुछ इंग्लिश में लिख के लाया था, लेकिन मैं सोचा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसे मैं इंग्लिश में बोलता हूँ तो एक फॉर्मलिटी आता है, लेकिन जैसे मैं उर्दू में अपनी मादरी ज़बान में बोलता हूँ तो दिल से बोलता हूँ, और आपके सामने मैं दिल से ही बोलना चाहता था। अमूबा का जद्दा चैप्टर, देखिए हमारे सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने सबसे पहली बात जो की थी कि आपस में इत्तेहाद रखो, आपस में ब्रदरहुड रखो। अमूबा जद्दा चैप्टर ही शायद ही वह एक ऐसा वाहिद चैप्टर है जो पिछले कई सालों से मुसलसल ये प्रोग्राम करता आ रहा है। हमारे आपस में ख़यालात अलग हो सकते हैं, हमारी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन जब ये मौका आता है इस फंक्शन को सर सैयद डे मनाने का, तो मैं ये देख रहा हूँ लगातार जितने भी आपस में डिफरेंसेस है उसके बावजूद भी लोग एक साथ मिल जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं और ये ख्यालात करते हैं। तो ये इसके लिए आप अपने आप को बधाई दीजिए, आप अपने आप को शुक्रिया अदा कीजिए कि आपने इस मैसेज को, सर सैयद अहमद ख़ान की इस मैसेज को, यूनिटी और ब्रदरहुड के मैसेज को आपने अपनी दिल में बनाए रखा, और इस तरीके से आप एक बहुत बड़ी लोगों की शिरकत देख के मैं बहुत ही खुश हूँ। खासकर आज अल्लाह के करम से बारिश भी हुई, उसके बावजूद भी आपने, तमाम परेशानियों के बावजूद भी आप इस महफिल में शामिल हुए, इसके लिए आप बहुत शुक्रिया अदा अपने आप को भी कह सकते हैं और अपनी इस महफिल को भी कह सकते हैं। दूसरे, जब साल भर जब मेरा आपसे मुलाकात होती है, शुक्रिया, पिछले साल मैंने ये आपसे कहा था कि अगर आप में से कुछ लोग मेरे साथ मेरे ऑफिस में आएंगे, हमारे साथ में चाय पिएंगे तो और ज़्यादा खुशी महसूस होगी। तो कई लोगों से मेरी मुलाकात होती है, कई लोगों को देखता हूँ। तो जो हमारे सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने जब उन्होंने कहा था कि आप एक एजुकेशन हासिल कीजिए, एक ऐसा एजुकेशन जो कि मॉडर्न रियलिटी को रखते हुए की जाए, आप अपनी जड़ें मजबूत कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आपकी जो परवाज़ है वो भी अच्छा बनाए रखिए। तो जब मैं आप लोगों में से कई लोगों से मिलता हूँ जो अपनी स्पेशलाइज फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, कोई मेडिसिन में है तो बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, कोई एक इंजीनियरिंग में है तो बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, तो मुझे बहुत ही खुशी महसूस होती है कि ये जो मैसेज था हमारे सर सैयद अहमद ख़ान साहब का, वो आप लोग इसको बखूबी निभा रहे हैं। जिस फील्ड में भी हैं आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है अपने अपने फील्ड में। इसी तरीके से काम करते रहिए, कौम और मिल्लत की खिदमत करते रहिए, हिंदुस्तान का नाम रोशन करते रहिए। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि प्रिंस जिया साहब ने ये कहा था कि जब 19 अप्रैल को ये हमें ख़बर मिली कि एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी दी जाने वाली है कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को, वो था हिंदुस्तान से जो फंसे हुए जो सूडान हैं उनको, सूडान में हमारे हिंदुस्तानी हैं उसको कैसे निकाले, और जिद्दा को एक बहुत बड़ा ऑपरेशन बनाया जा रहा था। तो जब मुझसे मेरे सीनियर्स ने ये बताया कि क्या हम लोग कर पाएंगे, तो मुझे पूरा यकीन था कि ये हम लोग कर पाएंगे। जिद्दा एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम रातों रात ये काम कर सकते हैं, और मुझे कभी ये इस तरीके का पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं मिला। उसके बाद से, ऑपरेशन कावेरी के बाद से, ये पहला मौका ऐसा मिला है जिसमें मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने ऑपरेशन कावेरी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं जानता हूँ सब लोगों के मन में जज्बे में ये था कि वो उसमें शिरकत करें। किसी ने मेहनत से किया, किसी ने दुआओं से किया, लेकिन आप सब की दुआएं अच्छी थी, उसकी वजह से हम लोग ऑपरेशन कावेरी अच्छे से कर पाएँ। और यकीन मानिए जब ऑपरेशन कावेरी कंप्लीट हुआ तो मुझे मिनिस्ट्री की तरफ से एक लेटर आया, उसमें ये लिखा हुआ था, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर टीम। तो ये जो
कॉन्ग्रेचुलेशन से केवल मेरे लिए नहीं या मेरे कॉन्सुलेट के ऑफिशियल्स के लिए नहीं था। मेरी टीम मेरे कॉन्सुलेट के ऑफिशियल्स ही नहीं थे, मेरी टीम आप सभी थे, इंडियन कम्युनिटी थी। और मुझे बहुत ही फ़ख्र महसूस होता है कि मैं जिद्दा में एज ए कौंसल जनरल हूँ, जहाँ पे मुझे इतनी मोहब्बत, इतना प्यार मिलता है और आपका इतना ताउन मिलता है, जिसकी वजह से मैं अपनी जो भी जिम्मेदारियाँ हैं मैं उसको बखूबी कर पाता हूँ। तो शुक्रिया जिद्दा, शुक्रिया अमूबा जिद्दा चैप्टर। कीप ऑन रॉकिंग, कीप ऑन शाइनिंग, कीप ऑन स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ सर सैयद अहमद खान साहब, कीप ऑन फॉलोइंग हिज आइडियल्स, हिज विजडम्स, हिज विजन, एंड इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टू प्रोग्रेस। और हम अपने हिंदुस्तान की ऐसी ही खिदमत करते रहें, कौम मिल्लत की इसी तरीके से खिदमत करते रहें। शुक्रिया, जय हिंद। बहुत शुक्रिया सर। और एक बात, जैसा कि सर ने मिशन कावेरी का तस्करा किया है, आज तक किसी भी गवर्नमेंट मिशन के बाद उसमें जो अखराजात आते हैं उसको निकलवाने में बहुत सारे रिमाइंडर देने पड़ते हैं और काफ़ी परसू करना पड़ता है। स्कूल के उन तमाम अपने वॉलंटियर्स की तरफ से और उन सारे पार्टिसिपेंट की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर, कि बिना किसी रिमाइंडर के सर ने जो वादा किया था वो सारे अखराजात के वो सारे बिल्स जो हमने पेश किए थे एज़ इट इज़ पाई बाई पाई वो पैसे स्कूल को आए और स्कूल का एक भी पैसा जो है वो मिशन को जो लगा था वो वापस कराया। सर बहुत शुक्रिया आपका। अब इसके बाद जो हमारे एक्सकॉम के सीनियर, बहुत ही सीनियर मेंबर हैं, वो सेक्रेटरी की हैसियत से काम कर चुके हैं, उनकी हम सरपरस्ती में काम करते हैं। अकील जमील भाई, कोशिश ये रही कि हम लोग रिपोर्ट पेश करते हैं तो एक प्रेजेंटेशन हो जाता है, हम वर्बली पेश कर देते हैं, तो जो हमारी काविशें हैं, जो कोशिशें हैं वो आप तक पहुंच नहीं पाती हैं। तो इस बार ये कोशिश की गई कि उन साल भर की जो हमारी कारकर्दगी है उससे रिलेटेड एक न्यूज़लेटर निकाला जाए, और ताकि आप ही का ताउन रहता है, हम तो सिर्फ एक मीडियम है पूरा करने के लिए, ताकि आपके पास वो महफूज हो सके कि आपने जिस मिशन में कंट्रीब्यूट किया वो किस हद तक कामयाब रहा। मैं दरख्वास्त करूंगा अकील जमील भाई से कि वो तशरीफ़ लाएं बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ और न्यूज़लेटर के इजरा की अपनी प्रोसेस को पूरा करें। तशरीफ़ लाएं। मौजूद मेहमान खुसूसी इज़्ज़त माब शाहिद आलम साहब, कौंसल जनरल ऑफ इंडिया, मेहमान एजाज़ी जनाब जॉनी फॉस्टर साहब, मौजूद सीनियर अलीग महफूज साहब, सदर अतीक साहब, एग्जीक्यूटिव कमेटी, मेंबरान मशावरती कमेटी जनाब फरजान रिजवी साहब, जनाब नूरुद्दीन खान साहब, अजीर रब साहब, साथी अलीग, मौजूद ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यौम सर सैयद मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और ये वक्त सर सैयद अहमद ख़ान के नज़रिए और इनकी इक़दार को खराज तहसीन पेश करने का है। इन्होंने एक बार कहा था कि किसी कौम की तरक्की के लिए पहली शर्त माशरे के तबक़ात के दरमियान भाईचारा और इत्तेहाद है, और इस बात को अल्लामा इक़बाल ने बहुत खूबसूरती से कहा, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। इस जज्बे में मुझे AMU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन जद्दा का न्यूज़लेटर 2023 एडिशन पेश करने पर फ़ख्र है, और ये एक कैनवस है जो कि हमारी कम्युनिटी की सरगर्मियों की भरपूर अक्कासी करता है। मैं अपने साथी एडिटर रब नवाज साहब, सदर अतीक साहब की ज़ेर क़यादत हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी और इस न्यूज़लेटर को हकीकी बनाने के लिए हमारे फ़राग़ दिल स्पॉन्सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस न्यूज़लेटर के अवराज से गुज़रते हुए आइए अलीग जज्बे और सर सैयद की काविशों को पेश नज़र रखते हुए इल्म, हमदर्दी, इज्तिमाई तरक्की और मीरास को आगे बढ़ाएँ। हमारी अलीग कम्युनिटी, आपकी शिरकत और भरपूर ताउन हमारे लिए बहुत अहम है। ये वो अनमोल जज्बा है जो कि कौम के रोशन मुस्तक़बिल और फलाह के लिए नहायत ज़रूरी है। जैसा कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है
चमन में अख्तलात रंग व बू से बात बनती है, चमन में अख्तलात रूप रंग बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि इस न्यूज़लेटर की डिजिटल कॉपी जल्द ही हमारे ऑफिशियल वेबसाइट और फेसबुक पेज पर तमाम अदीज़ के लिए दस्तयाब होगी। अब मेरे लिए एजाज़ की बात है कि इस न्यूज़लेटर को बाज़ाब्ता तौर पर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी इज़्ज़त माब शाहिद आलम साहब और स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ीन इफ्तिताह करेंगे। मैं हमारी मैगज़ीन कमेटी से दरख्वास्त मैं नवाज़ साहब से दरख्वास्त करूँगा वो थोड़ा सा मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी से भी दरख्वास्त करूँगा वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और इस इजरा में शामिल हों। वो उठा लें वहाँ से। तमाम लोग स्टेज पे ही रुकें, चूँकि ये ग्रुप फोटोग्राफ होने जा रहा है, तो ये हम इसी के साथ साथ निपटा देते हैं ताकि जी जी। ये अमूबा जद्दा, अच्छा मैं आप सब माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद में हैं, अमूबा जद्दा को सब्सक्राइब करें और उस पर हमारी तमाम एक्टिविटीज़ रब नवाज़ भाई की लीडरशिप में अपलोड होती रहती हैं। ये तमाम जो कारकर्दगी है उस पर मिलेगी। ये मैगज़ीन भी आप सब की, चूँकि अब गो ग्रीन का ज़माना आ चुका है तो प्रिंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक इसका वर्जन अब अपलोड करना है। चूँकि अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन शुरू होना है, तो मैं वॉलंटियर से दरख्वास्त करूँगा तेज़ी के साथ आएँ और पब्लिक को जिस चीज़ का इंतज़ार है, हम सब जिसके मुंतज़िर हैं, वो हमारे मेहमान एज़ाज़ी का सेशन जल्द से जल्द पूरा हो। मैं वॉलंटियर्स की टीम से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और हमारे मेहमान ख़ुसूसी और चूँकि आज मैं ये बताना चाहूँगा, ये वेन्यू चेंज हुआ। इस वेन्यू चेंज में आप सबको अच्छा लग रहा होगा, मुझे यकीन है, लेकिन इसमें जो हम एंटिसिपेट नहीं कर पाए थे वो ये बात थी कि होटल में हमें सर मिल जाते हैं वहाँ के वर्कर्स, इसमें कोई वर्कर नहीं था। तो वो सारे हमारे वॉलंटियर्स, उन्होंने गाड़ियों से सामान उतारा है, उन्होंने वो सारी चीज़ें फ़िक्स की हैं जो होटल में वहाँ के वर्कर्स किया करते। तो आप सबकी ज़ोरदार तालियाँ एक बार होनी चाहिए हमारे वॉलंटियर्स के लिए। अगर वो ना होते तो यकीन मानिए आज का ये फंक्शन इस तरह से मुनक़िद नहीं हो पाता।
जी आप सबकी ज़ोरदार तालियां दरकार है ये सेशन के लिए। सर मैं नहीं बोलूँगा, बाद में आप ही कहेंगे तुम ज़्यादा बोल रहे थे। आप सबको ये बताता चलूँ, चूँकि उस वक्त मेरे पास वक्त नहीं होगा जब तक ये वॉलंटियर्स का सेशन पूरा हो रहा है, कि हमारे मेहमान एजाज़ी जो तशरीफ़ लाए हैं, 2 दिन पहले घर में इनके बेटे की शादी थी। आप ये समझ सकते हैं कि जिस घर में शादी का माहौल हो और उसके 2 दिन बाद उसे वतन से दूर कहीं जाना हो तो कितने सारे बिल्स पेंडिंग हो जाएंगे, क्योंकि हफ्ते भर तो बिल पे करने में लगता है। अब ये वॉलंटियर्स की टीम के लिए एक ज़ोरदार तालियां। हम वॉलंटियर से ये कहना चाहते हैं कि पूरी एक्सकॉम आपकी मेहनतों का एहतराम करती है और उसकी कदरदानी हम जल्द ही करेंगे। इंशाल्लाह आपके लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद करेंगे और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से इस ताउन को जारी रखेंगे। अब वक्त आ गया है कि मैं अज़ीज़ुर रब साहब से और नूरुद्दीन साहब से दरख्वास्त करूं कि हमारे मेहमानान को वापस वो अपने नशिस्तों तक ले जाएं, ताकि हम अब उस सेशन के लिए तैयार हो सकें, उस दौर के लिए तैयार हो सकें जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार है। ज़ोरदार तालियों में बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मैं रब नवाज़ भाई से दरख्वास्त करूँगा कि वो जब तक कि हम स्टेज अरेंज करेंगे, वो एक जो उनका प्रेजेंटेशन, एनुअल प्रेजेंटेशन रहता है, वो रन करें, ताकि हमारे तमाम जो शुरका हैं, जो हाज़रीन हैं, वो विजुअल्स में देख सकें कि किस तरह से अमूबा जद्दा खिदमत को अंजाम देती है और किस तरह से वो तमाम मिशन को पूरा करती है। और फ़न में उसको जैसा कमाल हासिल होता है, उसी तरह की उसकी कदरदानी होती है। तो मुमकिन है कि किसी गुलकार की जो हुक्मरानी हो वो आपकी समाअत पे हो, और किसी शायर, कोई शायर आपके जहन को तलातुम बर्पा करने की सलाहियत रखता हो, लेकिन दिलों पे हुकूमत करने के लिए किरदार की ज़रूरत होती है। तो फ़न और किरदार जब मिलते हैं तो वो दिल और रूह तक पहुँचते हैं। तो मैं ये बात बिना किसी मुबालगा आराई के कह सकता हूँ कि हमारी समातें जिसकी असीर हैं, हमारे जहन और ख़यालात जिसके मुरीद हैं और हमारे दिल पे जिसकी हुकूमत है, वो नाम है जॉनी फॉस्टर का। मुझे मौका मिला उनके साथ लम्हात गुजारने का। उन्हीं के शेर से बेहतरीन शायर हैं जॉनी फॉस्टर साहब। उनके शेर से मैं आवाज़ दे रहा हूँ, तशरीफ़ ला रहे हैं कि सदाकत खून में भर दे, दिलों को तू वफ़ा दे दे। सदाकत खून में भर दे, दिलों को तू वफ़ा दे दे। हमारी नस्ल को या रब अदब शर्मो हया दे दे। मुझे माँ बाप ने पाला बड़ी कुर्बानियाँ देकर, मेरे हिस्से की सब बरकत खुशी उनको खुदा दे दे। आपकी ज़ोरदार तालियों में जॉनी फॉस्टर साहब आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया ज़िया भाई, आपने किसी और का तारुफ दे दिया मुझे लग रहा है। हाज़रीन, मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ, ममनून हूँ, मशकूर हूँ इज़्ज़त माब जनाब शाहिद साहब का आप तशरीफ़ लाए। ये अलीग बिरादरी जो है इसके दिल बहुत बड़े हैं। उसी वजह से ज़िया भाई ने पता नहीं किसी और का तारुफ दे दिया। मैं तो एक बहुत छोटा सा एक हकीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक तालिब इल्म रहा हूँ, और मौसीकी और शायरी का मैदान बहुत फैला हुआ है। हाथ पैर मार रहा हूँ, पता नहीं उसमें कहाँ तक मैं कामयाब हुआ हूँ। मेरे दोस्त भी हैं अब अतीक भाई ने बहुत लोगों को डांटा होगा, लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये कि मैंने अतीक को डांटा है। और हमारे और बड़े भाई नूरुद्दीन भाई, शेखू भाई जो कि पॉपुलरली जिन्हें नाम से जानते हैं, अज़ीज़ुर रब साहब, दोनों मेरे गरीब खाने अलीगढ़ तशरीफ़ लाए और आप सबका दावतनामा
और जाहिर सी बात है कि किसी तरह से बचने को कोई खाना ही नहीं था। हालांकि मेरे ऊपर घर का दबाव बहुत था, जैसे कि ज़िया भाई ने बताया मेरे बेटे की अभी 23 तारीख को शादी थी, लेकिन मोहल्ले की मोहब्बतें और अलीगढ़ की मोहब्बतों ने मुझे तकरीबन तमाम जिम्मेदारियों से आज़ाद कर दिया था, तो मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लखनऊ का भी मैंने सरसीट डे अटेंड किया 17 तारीख को। उससे पहले सीवान में एक ऑल इंडिया मुशायरा था, उसमें भी अलीग्स बहुत सारे थे। तो मेरे घर में कहावत ने जन्म ले लिया है। पुरानी कहावत तो आपने सुनी होगी कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, लेकिन हमारे घर में इस कहावत को पलट दिया गया है। वहाँ ये कहा जाता है कि सारी खुदाई एक तरफ और AMU का भाई एक तरफ। तो अगर जॉनी फॉस्टर को AMU के किसी भाई ने आवाज़ दे दी तो जॉनी फॉस्टर जो है ना, कोई बहाना कुछ नहीं, वो उस जलसे में जाएगा। तो आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी ये जद्दा में मेरे ख्याल में तीसरी विज़िट है पिछले 18 शायद 20 साल में। उस वक्त एयरपोर्ट भी बहुत छोटा था और जद्दा भी छोटा था, तो जद्दा ने भी तरक्की की है। और मेरे साथ वाजिद भाई हैं और पिछले 3-4 दिनों से हम खूब बरसेगा तो उसका नतीजा ये हुआ कि कल भी बरसा और आज भी बरसा। वो दुआ समझ ली, सुन ली गई और थोड़ी दिक्कतें भी आई सामने, और तकरीबन हम तैर के आए हैं यहाँ इस हॉल तक सभी लोग। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। मैं ये करूँगा कि बहुत जल्दी से, क्योंकि इसके बाद का जो सिलसिला है उसमें बहुत ज़्यादा आड़े आना नहीं चाहिए। कुछ देर में देख की वो खुल जाएंगी और खुशबुएं और तरह तरह की, तो बड़े आजमाइश का दौर होता है ये। तो मैं जल्दी से ये करूँगा कि हमारे इदारे ने जहाँ पूरी दुनिया को तमाम तरह के एकेडमिशन आला तरीन दिए हैं, उसी से अगर हम जोड़ के देखें तो फ़नून लतीफ़ा में एक पूरा भरा पूरा हमारा कंट्रीब्यूशन है। चाहे वो अफसाना निगारी की बात हो, शायरी की बात हो, एक्टर की बात हो, एक्ट्रेस की बात हो। तो मैं 4 या 5 शायर जिनका ताल्लुक़ सीधे तौर से AMU से है, उनको हम अलीग शायर कह सकते हैं, उनकी चंद गज़लें आपके हवाले। मेरा एक बहुत पॉपुलर गीत है, कुछ लिखने की कोशिश की है, उसमें गंगा जमनी खुशबू है हिंदुस्तान की, वो आप तमाम लोगों को मैं नज़र कर दूँगा 2 गज़लों के बाद। तो आपकी नज़र चंद अशार भी, चूँकि ज़िया भाई ने मेरा तारुफ़ जो कराया है वो इस लिहाज से भी करा दिया कि मैं कुछ लिखता भी हूँ, तो चंद अशार आपके हवाले कर रहा हूँ मैं। उसके बाद एक गज़ल राही मासूम रज़ा साहब की मैं आपके सामने पेश करूँगा। अर्ज़ किया है कि क्या मालूम खुदा की बरकत किस जानिब से आती है, क्या मालूम खुदा की बरकत किस जानिब से आती है, जितना मैं पाँव फैलाऊं चादर बढ़ती जाती है। क्या मालूम खुदा की बरकत किस जानिब से आती है, जितना मैं पाँव फैलाऊं चादर बढ़ती जाती है। और शेर समझ फरमाइए कि पाकीज़ा किरदार हमेशा शीशे जैसा होता है, पाकीज़ा किरदार हमेशा शीशे जैसा होता है, एक नज़र में माजी तक की हर सूरत दिख जाती है। पाकीज़ा किरदार हमेशा शीशे जैसा होता है, एक नज़र में माजी तक की हर सूरत दिख जाती है। और आखिरी शेर इस गज़ल का कि अपने सारे किए धरे का एक मुकम्मल खाता है, अपने सारे किए धरे का एक मुकम्मल खाता है, नेकी और बदी की तख्ती माथे पे छप जाती है। अपने सारे किए धरे का एक मुकम्मल खाता है, नेकी और बदी की तख्ती माथे पे छप जाती है। क्या मालूम खुदा की बरकत किस जानिब से आती है, जितना मैं पाँव फैलाऊं चादर बढ़ती जाती है। ज़िया भाई ने जो 1-2 शेर, मेरी बहुत पुरानी गज़ल है, उसके जो 1-2 शेर रह गए वो आपकी नज़र और कर रहा हूँ। उसके बाद राही मासूम रज़ा की गज़ल। सदाकत खून में भर दे, दिलों को तू वफ़ा दे दे। सदाकत खून में भर दे,
दिलों को तू वफा दे दे, हमारी नस्ल को या रब अदब शर्मो हया दे दे। और मुझे माँ बाप ने पाला बड़ी कुर्बानियाँ देकर, मुझे माँ बाप ने पाला बड़ी कुर्बानियाँ देकर, मेरे हिस्से की सब बरकत खुशी उनको खुदा दे दे। और नहीं, मैं ये नहीं कहता गमों को टाल तू मेरे, नहीं मैं ये नहीं कहता गमों को टाल तू मेरे, गमों को बाखुशी सहलूं बस इतना हौसला दे दे। और आखिरी शेर, उसके बाद दूसरा सिलसिला कि तेरा दीदार हासिल हो कहाँ है हैसियत मेरी, तेरा दीदार हासिल हो कहाँ है हैसियत मेरी, मैं तेरा नाम ले पाऊँ मुझे वो मर्तबा दे दे। राही मासूम रज़ा चंद एएमयू के नामवर शायरों की गज़लें आपके हवाले। ज़रा सा बैलेंस कीजिएगा साउंड। वफा की खोज में निकलो तो पाँव जलते हैं, वफा की खोज में निकलो तो पाँव जलते हैं। अभी जमा है गुबार चेहरों पर, मैं तेरी बज़्म में किस किस की दुश्मनी लेता, लिखा था नाम तेरा बेशुमार चेहरों पर। अजनबी 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 शहर के अजनबी रास्ते रास्ते रास्ते, अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। अजनबी अजनबी अजनबी
जहर पीते रहे, रोज मरते रहे, रोज जीते रहे। जहर मिलता रहा, जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज मरते रहे, रोज जीते रहे। जिंदगी भी हमें आजमाती रही, जिंदगी भी हमें आजमाती रही, और हम भी उसे आजमाते रहे। जिंदगी भी हमें आजमाती रही, जिंदगी भी हमें आजमाती रही, और हम भी उसे आजमाते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। अजनबी अजनबी अजनबी। बैलेंस करिए, बैलेंस बैलेंस। और ये शेर खास तौर से मैं जो तमाम जो AMU ओल्ड बॉय एसोसिएशन है, थकन भरी हुई है, दिन रात काम किया, उनकी नजर कर रहा हूँ शेर। कल कुछ ऐसा हुआ, कल कुछ ऐसा हुआ, मैं बहुत थक गया, इसलिए सुन के भी अनसुनी कर गया। कल कुछ ऐसा हुआ, मैं बहुत थक गया, इसलिए सुन के भी अनसुनी कर गया। कितनी यादों के भटके हुए कारवां, कितनी यादों के भटके हुए कारवां, दिल के जख्मों के दर खटखटाते रहे। कितनी यादों के भटके कारवां, दिल के जख्मों के दर खटखटाते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। अजनबी अजनबी अजनबी। आखिरी शेर। जख्म जब भी कोई मेरे दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। मेरे दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। गोया हम भी किसी साज के तार हैं, गोया हम भी किसी साज के तार हैं। चोट खाते रहे, गुनगुनाते रहे,
गोया हम भी किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। अजनबी 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 अजनबी